बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 12, मनी एंड इन्फ्लेशन। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है मनी और इन्फ्लेशन के दरमियान क्या कनेक्शन है, इसके बारे में डिस्कस करना है। अगर देखिए आज के हमारा जो लेक्चर कंटेंट है उसमें हमने बात करनी है द कनेक्शन बिटवीन मनी एंड प्राइसेस। उसके बाद पर्टिकुलरली हमने मनी के बारे में डिटेल से बात करनी है और उसके बाद है एक थ्योरी है द क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको भी डिस्कस करना है। तो सबसे है पहले हमारे पास द कनेक्शन बिटवीन मनी एंड प्राइसेस, इन दोनों के दरमियान क्या कनेक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट की कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन के बारे में महंगाई को बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। हर इकानमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है, लाजमी होता है, ठीक है। तो इसको इन्फ्लेशन रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द परसेंटेज इंक्रीज। इस बात को याद रखना है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस। ये जो एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस है इन द इकोनॉमी, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में जो परसेंटेज लेवल है, जो एवरेज लेवल है प्राइसेस का, अगर वो इंक्रीज कर जाता है तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, ठीक है। ये किसी ख़ास प्रोडक्ट की नहीं या किसी 2-3 प्रोडक्ट की बात नहीं होती, ये जितनी भी इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस जो है अगर वो इंक्रीज कर जाते हैं, किसी की डिक्रीज हो जाती है, किसी की डिक्रीज तो बहुत कम होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उन सब की जो है जितनी इंक्रीज हो जाती है सबको उनका एवरेज निकालते हैं, तो उस एवरेज को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए प्राइस का सबको पता है कि प्राइस क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय अ गुड्स इन द इकोनॉमी। तो उस इकोनॉमी में हम कोई गुड्स को जो है उस जो हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसके लिए जो हमारे पास जितनी मनी होती है, पैसे होते हैं, ठीक है, उस गुड को ख़रीदने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। अब दूसरी बात कहते हैं बिकॉज प्राइसेस आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ मनी। प्राइसेस को भी हमने डिफाइन किया इन टर्म ऑफ मनी। सो वी नीड टू कंसिडर द नेचर ऑफ मनी, द सप्लाई ऑफ मनी एंड हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। तो हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, मनी के बारे में, नेचर ऑफ मनी के बारे में, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, और ये कैसे कंट्रोल होता है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके आगे हम बात करेंगे डिटेल से। अब हम बात करते हैं मनी। मनी क्या है, व्हाट इज मनी। देखिए मनी इज द स्टॉक ऑफ एसेट दैट कैन बी रेडिली यूज्ड टू मेक ट्रांजैक्शन। कि हम मनी को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्टॉक ऑफ एसेट, जिसके लिए जिसका अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं और इसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन भी बहुत सारी किस्म के। अब मनी को जो है हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं, ठीक है, कि मनी जो है, मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मनी के हम कौन कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं और कैसे करते हैं। फर्स्ट वन देखिए मनी फंक्शन में, देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जाता है। वी यूज़ इट टू बाय स्टफ। कैसे हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ करते हैं, देखिए जब हम किसी बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास पैसे होते हैं, मनी होता है, ठीक है, हम उनको पैसे दे रहे हो, पैसों के बदले में हमें वो कोई चीज़ दे देते हैं, ठीक है, जो हमें ख़रीदनी होती है, कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हो। तो इस वजह से कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन है स्टोर ऑफ वैल्यू। कि मनी की जो है हम उसको, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। अगर हमारे पास पैसे हैं, मनी है, ठीक है, हम उसको रख लेते हैं, ठीक है, जमा करते हैं, और जमा करते करते हम अपने परचेजिंग पावर को इंक्रीज करते हैं, और आज में हम कोई चीज़ नहीं खरीदते और उसकी पैसों को जमा करके स्टोर करके हम फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदते हैं। तो मनी ऐसे इस फंक्शन का ये भी है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन है यूनिट ऑफ अकाउंट। स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट में जो है देखिए हम बात करते हैं द कॉमन यूनिट बाय विच एवरीवन मेजर्स प्राइसेस एंड वैल्यू।
कि मनी का एक फंक्शन ये भी है कि इसकी वजह से जो है लोग प्राइसेस या वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। लेट्स सपोज कैसे मेजर करते हैं, देखिए अगर हमने देखे यहाँ से कोई ट्रेवल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है एयरक्राफ्ट है या डिफरेंट आजकल जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो डिफरेंट के जो उनके किराए जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो हम उनकी जो है प्राइसेस को मेजर करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मनी को हम यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं कि इसकी वजह से हम ये गुड्स या सर्विसेज के क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम मेजर करते हैं। देखिए फंक्शन में हमने 3 की बात की, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में ये भी आता है कि आज हम कोई चीज़ सस्ती है इसको ख़रीद लेते हैं और हमारी प्रिडिक्शन होती है कि फ्यूचर में वो उस चीज़ की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, तो आज की वैल्यू में हम ख़रीद करके उसको स्टोर करते हैं और फ्यूचर में हम उससे क्या करते हैं, कोई बेनिफिट हासिल करते हैं उसको सेल करके। थर्ड वन है यूनिट ऑफ अकाउंट के, सिंपल यही है कि मनी को जो है हम यूज़ करते हैं मेजर ऑफ प्राइसेस एंड वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू या प्राइसेस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है मनी और मनी की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो मनी की टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी 2 टाइप्स है, कौन कौन सी हैं, एक है फेट मनी और सेकंड वन है कमोडिटी मनी। इन दोनों में क्या फ़र्क है, फेट मनी वो मनी होती है, फेट मनी हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है। देखिए जैसे हम बात करते हैं द पेपर करेंसी वी यूज़, ये जो पेपर करेंसी हम यूज़ करते हैं ये तो जस्ट कागज़ का एक टुकड़ा है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो हमने बात की है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो फेट मनी का मतलब ये है कि जो करेंसी हम यूज़ करते हैं वो जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सेकेंड वन अगर हम बात करें कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी जो है इसकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एज इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जांपल गोल्ड कॉइन्स वगैरह हो गए, ठीक है, ऊपर करेंसी अगर आपके पास कागज़ है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गोल्ड या कॉइन्स जो है इसकी अपनी कोई वैल्यू होती है। उसके बाद देखिए अगर हम आगे बात करते हैं मनी के बारे में, द मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है देखिए इन सबसे पहले इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। द मनी सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई जो है ये एक मनी की वो मकदार है, ठीक है, जो किसी इकोनॉमी में अवेलेबल होती है। सिंपल यही है, मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई एक मनी की वो मकदार है जो कि किसी इकोनॉमी में अवेलेबल होती है। सेकंड वन क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। उस मनी को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो पॉलिसी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहे कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दें तो वो मॉनेटरी पॉलिसीज को ऐसे यूज़ करें, ऐसे इस्तेमाल करें कि वो क्या करते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। मनी सप्लाई को वो कैसे इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो ऐसी पॉलिसी बनाए, अगर वो सेंट्रल बैंक से जो है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, उनसे अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दे तो डिमांड ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो इसी वजह से मनी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो मनी जो है वो ज़्यादा सर्कुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो देखें मॉनेटरी पॉलिसीज ऐसे होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट खुद ही इसको बनाती है और इसको यूज़ करती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज करते हैं, मनी सप्लाई को वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब देखिए सेंट्रल बैंक्स जो है वो कौन से होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंडक्टेड बाय अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक। जो हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को जो है उसको टूल को जो है यूज़ करता है, जैसे हमने इंटरेस्ट रेट की बात की है, ठीक है। अब देखिए अगर यूएस की बात करें, इन द यूएस जो है उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो है फेडरल रिजर्व, उनको क्या नाम दिया है, फेडरल रिजर्व। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इन पाकिस्तान द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है
इनको भी यूज़ करते हैं और इनका जो है कंट्रोल होता है, जो टूल्स होते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं मनी सप्लाई मेयर्स अप्रैल 2002। अगर हम यूएस के बात करें तो उन्होंने करेंसी को जो है 3 डिफिनीशन दी है। कैसे, देखो यहाँ पे सिंबल है सी, और यहाँ पे एसेट इंक्लूडेड जो है करेंसी है, और अमाउंट बिलियंस इन 2002 गिवन है। तो ये सिंबल जो है देखिए 2002 में सबसे पहले करेंसी है जो कि मनी सप्लाई में यूज़ की जाती है, ठीक है। करेंसी जो कि कितनी है 598.7 डॉलर है। देखिए उसके बाद देखिए M1 में क्या इंक्लूड आता है। M1 में एक तो पहले ये तो करेंसी आती है, ठीक है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स, ट्रेवल चेक्स, अदर चेकेबल डिपॉजिट इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जो कि कितने हैं 1174 डॉलर है, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, ये भी एसेट इंक्लूडेड होते हैं करेंसी में मनी सप्लाई मेयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इस M1 में क्या आ जाएगा, एक तो करेंसी ऊपर करेंसी वाली वैल्यू आ गई, प्लस उसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट है, ट्रेवल चेक्स है या अदर चेकेबल डिपॉजिट है, इसकी बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं M2 की। M2 में हम क्या इंक्लूड करेंगे, M2 में सबसे पहले ये M1 इंक्लूड होगा, जो ऊपर M1 की बात की गई है, ठीक है। M1 ये सारी चीज़ें इसकी जो वैल्यू है ये इंक्लूड होगी। अब हमें पता है M1 में एक तो करेंसी भी आती है और भी चीज़ें हैं। M2 की अगर बात करें तो M1 की सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, जैसे डिमांड डिपॉजिट, ट्रेवल चेक्स वगैरह आ जाएंगे। उसके अलावा कौन सी चीज़ें आएंगी, स्मॉल टाइम डिपॉजिट, M2 में स्मॉल टाइम डिपॉजिट आ जाएंगे, सेविंग डिपॉजिट है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर इसके इसी तरह अगर हम M3 की बात करें तो इसमें M2 जो है एसेट, M2 की एसेट सारे इंक्लूड होंगे। उसके बाद लार्ज टाइम डिपॉजिट्स, रिपर्चेज एग्रीमेंट, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड बैलेंसेस, ये 2002 में जो है यूएस की जो है अगर हम बात करें तो उन्होंने मनी को जो है इस तरह 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और मनी सप्लाई मेयर्स को किस तरह उन्होंने मेयर किया, इस तरह 3 कैटेगरीज बनाई और इस तरह जो है इनको मेयर किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं द QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, ठीक है। ये एक जो है मॉनेटरी पॉलिसी में करते, ठीक है। अ सिंपल थ्योरी लिंकिंग द इन्फ्लेशन रेट, किन चीज़ों को आपस में लिंक करते हैं, इन्फ्लेशन रेट को और ग्रोथ रेट ऑफ द मनी, मतलब मनी सप्लाई को आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है। ये वो थ्योरी है जो कि इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ रेट को आपस में लिंक करते हैं। अगर ग्रोथ रेट हाई हो जाता है, ठीक है, मनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है वेलोसिटी। हम सबसे पहले वेलोसिटी को समझ लेते हैं 1 बाय 1। इस कंसेप्ट को फुल समझने के लिए हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, पहले उनको समझना पड़ेगा। पहले है हमारे पास वेलोसिटी। जो वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स वगैरह में, तो वहाँ पे ये बात होती है, जो फिजिक्स में है वो ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पे जो क्वांटिटी थ्योरी में इसका कंसेप्ट क्या है, द रेट एट विच मनी सर्कुलेट्स, द रेट एट विच मनी सर्कुलेट्स जो है कि एक जो मनी है, जो लेट्स सपोज हम रुपीज़ की बात करें तो एक रुपीज़ जो है कितनी दफ़ा सर्कुलेट होता है, कितनी दफ़ा उस पर ट्रांजैक्शन होती है, कितनी दफ़ा वो डिफरेंस हाथ में चला जाता है, ठीक है, एक करेंसी। तो एक करेंसी की वजह से, एक रुपीज़ की वजह से जितनी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए डिफिनीशन लिखी हुई है। डिफिनीशन में देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स द एवरेज डॉलर बिल चेंजेस हैंड इन गिवन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के अंदर जो लेट्स सपोज यहाँ पे डॉलर की बात की गई है कि एवरेज डॉलर, बात हुई है एवरेज डॉलर की, ठीक है, कि एवरेज डॉलर जो है वो कितनी दफ़ा ट्रांजैक्शन में यूज़ हुआ है एक ख़ास टाइम के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी कहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि 500 बिलियन डॉलर इन ट्रांजैक्शन जो है ये 2001 में हुई है, ठीक है। और वहाँ पे मनी सप्लाई कितनी है,
100 बिलियन डॉलर है, तो एवरेज डॉलर जो है यूज हुआ है 5 ट्रांजैक्शन। कैसे? 2001 में 500 को 100 से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉलर है ये 5 दफ़ा जो है ट्रांजैक्शन में यूज हुआ है, जो एवरेज डॉलर है। वेलोसिटी क्या होगी? द एवरेज रेट है, ठीक है। ये एवरेज डॉलर है जो कि $1 जो है, हर $1 जो है, जो ऊपर हमने बात की है, हर $1 जो है तकरीबन 5 दफ़ा सर्कुलेट की जाए, 5 दफ़ा उस पर ट्रांजैक्शन की गई है, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या है? 5 है। आगे हम बात करते हैं, लेकिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बात करते हैं। दिस सजेस्ट, जैसे हमने पहले बात की, दिस सजेस्ट द फॉलोइंग डिफिनीशन, V इज इक्वल टू T/m। तो यहाँ पे V क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। वेलोसिटी की हमने बात कर ली है, ठीक है। T क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जैसे कि पिछले में थे हमारे पास 500 बिलियन डॉलर थे, और M है हमारे पास मनी सप्लाई, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने बात की है कि जो कि 100 मिलियन डॉलर सप्लाई हुई है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर देखें, यूज नॉमिनल जीडीपी इज प्रॉक्सी वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉक्सी वेरिएबल या डमी वेरिएबल जिसका हम बात करते हैं यूज करें, तो टोटल ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? P मल्टीप्लाई बाय Y और M। तो P/Y जो है, हम यहाँ पे बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। अगर हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है तो हम वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं? नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। P इज द प्राइस एंड Y इज द आउटपुट, ठीक है। तो हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर को भी कैलकुलेट करते हैं। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब देखिए द क्वांटिटी थ्योरी में वेयर जो पीछे है, P क्या है हमारे पास? प्राइस ऑफ आउटपुट, जीडीपी डिफ्लेटर है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। Y क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो कि रियल जीडीपी है। P मल्टीप्लाई बाय Y क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑफ ऑल आउटपुट, जो कि नॉमिनल जीडीपी है। जो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है? M मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Y। ये हमारे पास P है, P मल्टीप्लाई बाय Y। फॉलोज द फ्रॉम द प्रीसीडिंग डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, इट इज एन आइडेंटिटी एट होल्ड्स बाय डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। हमने वेरिएबल की बात की कि हम इसको वेरिएबल लेते हैं और उसके बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मनी डिमांड एंड द क्वांटिटी इक्वेशन। इन दोनों को हम आपस में लिंक करते हैं कि इन दोनों को हम कैसे लिंक करेंगे। देखिए सबसे पहले है हमारे पास M और P, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रियल मनी बैलेंसेस है, ठीक है, जो कि है द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई की परचेजिंग पावर है इसको हम M और P से डिनोट करते हैं। तो इसका फंक्शन हमारे पास क्या आता है? अ सिंपल मनी डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू M और P इंटू D इज इक्वल टू K और Y। तो यहाँ पे वेयर K हमारे पास क्या चीज है? हाउ मच मनी पीपल विश टू होल्ड फॉर ईच डॉलर ऑफ इनकम। K हमारे पास वो मनी है जो कि लोग होल्ड करते हैं अपने पास और उसे अपनी ज़रूरियात की जो है चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो कुछ अमाउंट जो है K जो है वो अमाउंट है जो कि कोई भी अपने पास होल्ड करता है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में उसे कोई जो है बड़ा काम किया जाए, ठीक है, या कुछ ज़रूरियात उसमें से पूरी कर दी जाए, ठीक है। तो K वो अमाउंट है, वो मनी है जो कि लोग अपने पास क्या करते हैं? अपने पास होल्ड करके। K एक्सिस्ट मतलब K इज गिवन है, ठीक है। और उसके बाद मनी डिमांड की अगर हम बात करें तो मनी डिमांड में देखें, मनी डिमांड इज इक्वल टू M बाई P इज इक्वल टू KY। तो क्वांटिटी इक्वेशन जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? पिछले में हम पढ़ चुके हैं M मल्टीप्लाई बाई V इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Y। तो मनी डिमांड की बात हमने यहाँ से की है, और ये एक क्वांटिटी इक्वेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड्स में। द कनेक्शन बिटवीन देम K इज इक्वल टू 1 और V। इन दोनों के दरमियान कनेक्शन क्या हुआ? देखें K जो है हमें पता है कि वो अमाउंट है जो कि लोग अपने पास होल्ड रखते हैं किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और वेलोसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं
तो इसका मतलब हुआ, इन दोनों का कनेक्शन क्या हुआ, व्हेन पीपल होल्ड लॉट्स ऑफ मनी रिलेटिव टू देयर इनकम्स, ठीक है, वो अपने पास अगर के को हाई रखते हैं, अपने पास अमाउंट को ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो मनी चेंजेस हैंड फ्रिक्वेंटली, तो इनफ्रिक्वेंटली जो उस मनी की चेंजिंग होगी वो फिर उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो है लोग पैसे अपने पास रखेंगे तो उन पैसों की क्या होगी, फिर वेलोसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि वो एक ही बंदे के पास होंगे, उस पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो मतलब है के और वी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, कि जितना के इंक्रीज होगा, के वो है जो कि लोग अपने पास अमाउंट रखते हैं, ठीक है, तो उससे अगर अपने पास रखेंगे तो जाहिर बात है उस पैसों से उस पैसों की ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी। तो के का मतलब है दोनों को मनी डिमांड और क्वांटिटी इक्वेशन का आपस में ये लिंक है, ठीक है। अगर के हाई हो तो वी क्या हो जाता है, उसकी वेलेंसी बहुत कम, सॉरी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। देखिए अब द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, बैक टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके बाद आते हैं स्टार्ट विद द क्वांटिटी इक्वेशन। क्वांटिटी इक्वेशन हमें पता है एम वी इज इक्वल टू पी वाई। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है हमारे पास, एक्सोजेनस इस कांस्टेंट ये गिवन है हमारे पास, तो v को हम क्या लेंगे, वी बार का मतलब है ये हमारे पास कांस्टेंट है, गिवन है, ठीक है। विद दिस अजम्पशन, अगर ये अजम्पशन हमने द क्वांटिटी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, m मल्टीप्लाई बाय वी बार इज इक्वल टू पी वाई। तो हम इससे जो है हाउ द प्राइसेस लेवल इज डिटरमाइन, हम तो जो है प्राइसेस लेवल को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये हम जो है प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए जब हम v को कांस्टेंट लेते हैं, विद v कांस्टेंट द मनी सप्लाई डिटरमाइंस नॉमिनल जीडीपी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नॉमिनल जीडीपी आ जाता है जब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। देखिए रियल जीडीपी इज डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक सप्लाई ऑफ के एंड एल, कैपिटल और लेबर की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, द सोलो मॉडल में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए द प्राइस लेवल इज पी इज इक्वल टू की नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो है हमारे पास प्राइस लेवल क्या आ जाता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा इसका यह है कि हम प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हमारे पास प्राइस लेवल आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। अब देखिए द ग्रोथ रेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल द सम ऑफ द ग्रोथ रेट्स, द क्वांटिटी इक्वेशन इन ग्रोथ रेट। अब देखिए इसका हम देखिए लेते हैं ग्रोथ रेट भी इसका लेते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम किसी का डेरिवेटिव लेते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स में है, ठीक है, तो उसके साथ देखिए ग्रोथ रेट इसका डेरिवेटिव, सब जिसका डेरिवेटिव लेते हैं उसी को उस वेरिएबल पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड वी प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अज्यूम्स वी इज कांस्टेंट, सो डेल्टा वी। तो ये जो है अगर हमने पीछे बात की अजम्पशन के बेस पे के वेलोसिटी को अगर हम जीरो लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा पी और पी को जो है इन्फ्लेशन रेट को हम पाई के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीक लेटर पाई जो है इसको हम किसके, डेल्टा पी और पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पे हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रिजल्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्लाइड्स वाज, देखिए डेल्टा एम और एम जो है ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, डेल्टा पी और पी प्लस डेल्टा वाई और वाई, और जो वी तो है उसको जो है हमने कांस्टेंट लिया, जीरो लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। सो सॉल्व दिस रिजल्ट फॉर पाई इन्फ्लेशन रेट के लिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो डेल्टा पी और पी की जगह पे डेरिवेटिव इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन जो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एम और एम माइनस डेल्टा वाई और वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो और इसके अलावा अगर देखें, अगर हम अजम्पशन लेते हैं कि वाई हमारे पास एक्सोजेनस है, गिवन है,
ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पाई हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ओनली चेंज इन m डिवाइडेड बाई m की वैल्यू के, डेल्टा m डिवाइडेड बाई m के वैल्यू आ जाएगा। मतलब डेल्टा p डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू डेल्टा m, और m तो मतलब है मनी जो है, m इज इक्वल टू आप इसके जो है आपके प्राइसेस की इक्वल आ जाएगा।